पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज सेकंड पार्ट है। यह सेकंड पार्ट वीडियो जो है आप लोगों को, आप लर्नर्स को शब्द को पहचानने में, इंग्लिश वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में, उनका यूज़ करने में और उनके प्रयोग करने में जो मिस्टेक्स होते हैं उनसे बचने में यह आज का वीडियो यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 जो है बहुत ही हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसलिए आप लोग इस वीडियो का पार्ट 1 भी ज़रूर देखें। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब का डेफिनेशन, उनका एग्जाम्पल्स और उनका स्टोर भी दिया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश बहुत ही इजी वे से आपको इंग्लिश टीचिंग करते हैं और आप लोगों को सभी तरह के एग्ज़ाम्स, स्कूल है, कॉलेज है या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उन सबों में यह वीडियो काफ़ी उपयोगी है। और इसी के साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब्स। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब्स का फंक्शन क्या है, एडवर्ब्स का प्लेस क्या है और एडवर्ब्स का आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसके साथ ही हम इसके थोड़े से स्टोर भी देखेंगे। तो इस प्रकार से ये सब कुछ जो जानकारी है एडवर्ब के बारे में वो आप लोगों को अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज को जो बिल्डिंग करना है उसको स्पीकिंग या स्पोकन इंग्लिश भी कह सकते हैं या रिटन इंग्लिश भी कह सकते हैं, तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ देखते हैं एडवर्ब्स। ये एडवर्ब्स क्या है, क्लियर है? एडवर्ब्स क्या है ये देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स का हम प्रयोग करते हैं। ये सभी वर्ड्स का पहचान करना बहुत आवश्यक है, उनका प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। ये सभी चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं और हम लोग अभी देखने जा रहे हैं कि एडवर्ब्स क्या है, ठीक है ना। देखते हैं, गौर करते हैं। यहाँ पर आपका गो स्लोली, गो स्लोली, क्लियर है? ये आपका एक इंग्लिश सेंटेंस है। इसमें आपका स्लोली जो है ये आपका एडवर्ब है। यहाँ पर गो जो है वो वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। तो अभी हमने को देखने को क्या मिला कि जाओ धीरे धीरे, क्लियर है? तो इसमें वर्ब जो है गो यानी कि जाना, इसकी ये विशेषता बताता है, ये मॉडिफाई कर रहा है कि जाने की प्रक्रिया क्या है, जाने का गति का रूप क्या है, धीरे धीरे। तो एडवर्ब यहाँ वर्ब के साथ आया है और इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने ये देखा कि वर्ब को मॉडिफाई करते हैं कौन? एडवर्ब, क्लियर है? और इसके साथ ही हम लोग ये भी देखते हैं कि इसमें ly है। एडवर्ब की क्या पहचान हुआ? ly, क्लियर? एक और देखते हैं, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, क्लियर है? यहाँ हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल जो है वह एडजेक्टिव है। गौर करते हैं कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक खूबसूरत लड़की है। यहाँ पर हम देखते हैं वेरी इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। पता करने पर पता लगता है कि वह है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करे वह एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब। तो फर्स्ट वाक्य में वर्ब को मॉडिफाई किया, ठीक है। सेकंड वाक्य में हम ये देख रहे हैं कि एडवर्ब किसको मॉडिफाई किया? ब्यूटीफुल को, क्लियर है? उसी तरह से एक और देखते हैं, थर्ड वाक्य, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। He runs very fast. He runs very fast. क्लियर है? तो यहाँ वह दौड़ता है बहुत ही तेजी से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं he runs
वेरी स्लोली, ही रन्स वेरी स्लोली। क्लियर है? तो यहाँ स्लोली क्या है? स्लोली हमारा ये एडवर्ब है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। यहाँ पर वेरी क्या है? एडवर्ब है, तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। क्लियर है? तो ये दोनों वेरी और स्लोली हमने फर्स्ट और सेकंड वाक्य से लिया और देखते हैं कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और यहाँ भी अभी हम लोग देख रहे हैं कि एडवर्ब्स वह है जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडवर्ब्स वह है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, एडवर्ब्स वह है जो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब के साथ आता है और उसको मॉडिफाई करता है। तो इस प्रकार से हम लोग एक डेफिनेशन भी ले सकते हैं और डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, आप गौर करेंगे इसी एग्जाम्पल पर वह आधारित होगा। ये हमारा डेफिनेशन हो जाएगा। एन एडवर्ब comes with verb, comma, an adjective and another adverb. It modifies them. ये वर्ब के साथ आता है, एडजेक्टिव के साथ आता है, कौन? एडवर्ब, और अनदर एडवर्ब के साथ भी आता है और उसको मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है। जैसे गो स्लोली, जाने की विशेषता बता रहा है धीरे धीरे। यहाँ था ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ है कि ही रन्स वेरी फास्ट, यानी कि वो दौड़ता है बहुत तेज, या ही रन्स वेरी स्लोली, वह दौड़ता है बहुत धीरे धीरे। तो इस प्रकार से हमने इसको एग्जाम्पल में देखा, ये डेफिनेशन देखा और थोड़ा सा हम इसका स्टोर देखते हैं। ये स्टोर भी शब्दों को, वर्ड्स को पहचानने में बहुत हेल्प करता है। जैसे हमने देखा स्लोली, स्लोली एक एडवर्ब है, क्विकली, QUICKLY, क्विकली। उसी तरह से है हमारा बोल्डली, तो हमने क्या देखा कि ये सब एडवर्ब है, ये सब क्या है? एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। क्लियर है? ये तीन तरह, मान लीजिए तीन ही एडवर्ब हैं और भी इससे ज़्यादा है। इसके अंत में हमने क्या देखा है? LY, इसके अंत में क्या देखा है? LY, और फिर इसके अंत में क्या देखा है? LY। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि अधिकांश एडवर्ब के अंत में LY होता है। अब हम कुछ ऐसे एडवर्ब देखते हैं जिसमें केवल L हो सकता है, वह है हमारा वेल। ये वेल के अंत में क्या है? L। तो इसकी संख्या बहुत कम है कि ऐसे एडवर्ब जो केवल L से अंत होता है। कुछ ऐसे भी एडवर्ब हैं जो केवल Y से अंत होते हैं, जैसे वेरी, ये भी एक एडवर्ब है और इसका अंत क्या चीज़ से है? Y से। लेकिन अधिकांश एडवर्ब्स जो होते हैं वो क्या चीज़ से अंत होते हैं? LY से। तो इस प्रकार से हमने एडवर्ब्स में आज क्या देखा? एग्जाम्पल देखा, उसमें एडवर्ब का फंक्शन देखा, वो आते किसके साथ है, प्लेस देखा, और फिर हमने उसका डेफिनेशन देखा और देखा हम इसका स्टोर और एडवर्ब को पहचानने का ट्रिक देखा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी एडवर्ब पढ़ा। ये एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट है, ये बहुत ही हेल्पफुल है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए। और सभी तरह के एग्ज़ाम में इस पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, एरर्स का, ठीक है ना, ओमिशन का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो सब इसमें मदद करते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ेंगे अब प्रीपोजिशन।
क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशंस, व्हाट आर प्रीपोजिशंस। क्या क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशन होते क्या है, तो उन्हें होते कौन कौन से हैं, उनका काम क्या है, वे आते कहाँ हैं, उनका कुछ स्टोर क्या है, ये सभी चीज़ एक छोटे से इंट्रोडक्शन में हम इस पर पढ़ने जा रहे हैं और इसके आगे हम लोग बृहत रूप से पढ़ेंगे और इसका प्रयोग भी करना जानेंगे। और इसके लिए हम इसके लिए जो वीडियोज़ है प्रीपोजिशन चैप्टर का वो पहले से डाला गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं और अपने प्रीपोजिशन को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो संबंध बताता है दो शब्दों के बीच, दो वस्तुओं के बीच, दो प्राणियों के बीच के संबंध को बताता है। बहुत सारा इसका रोल होता है प्रीपोजिशन का। लैंग्वेज को मीनिंग चेंज करने में भी प्रीपोजिशन बहुत सारा हेल्प करता है। जैसे फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, तो वर्ब का कुछ और मीनिंग होता है और जब उसमें प्रीपोजिशन खास तरह का प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो उस वर्ब का वर्ब नहीं रहा और वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब, और सामान्य वर्ब से वो अलग अर्थ देता है। तो इस प्रकार से प्रीपोजिशन की उपयोगिता को समझते हुए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, प्रीपोजिशन, जिसे खूब अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस पर विस्तार से हमारा वीडियो है, आप लोग उसे भी देखेंगे और इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। तो हम आइए चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसे सॉल्व करते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। क्लियर है? ये ऑन जो है यही प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है। ये टेबल जो है ये हमारा नाउन है। क्या है? ये नाउन है। और बुक जो है ये भी हमारा एक नाउन है। इन दो नाउन के बीच जो संबंध है वो ये प्रीपोजिशन बता रहा है। कौन बता रहा है? प्रीपोजिशन आपको बता रहा है। तो दो वस्तुएं, किताब भी एक वस्तु है, टेबल भी एक वस्तु है, इन दोनों वस्तुओं के बीच के संबंध को कौन बता रहा है? ये ऑन बता रहा है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि प्रीपोजिशन आ सकते हैं नाउन के पहले और वाक्य में इसका संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे वस्तु से जोड़ सकता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? प्रीपोजिशन एक वर्ड है ऑन की तरह, वो आता है नाउन के पहले और इस नाउन का वाक्य में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या बताता है? संबंध स्थापित करता है। और इसका मीनिंग निकल रहा है कि किताब टेबल पर है और स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है? किताब टेबल पर है और उसे छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो प्रीपोजिशन इस संबंध को बताया, ऊपर और टचिंग पॉइंट। क्लियर ना? कोई वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर है और उसको टचिंग कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आ सकते हैं और फिर उनके बीच के संबंध को वो स्पष्ट करते हैं। एक और देखिए, द बेल रैंग एट 6:30 AM। घंटी बजी। क्लियर ना? द बेल रैंग, घंटी बजी एट 6 AM। ये 6 AM हमारा टाइम है। क्लियर है? और ये नाउन भी है, समय। तो इसे एट से बताया गया है। ठीक है? ये एट यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन है। ये यहाँ पर प्लेस बता रहा था। क्या बता रहा था यहाँ पर? ये ऑन जो है ये प्लेस है। यहाँ पर क्या था? ये प्लेस। और यहाँ पर क्या है? ये टाइम। तो इस प्रकार से घंटी बजी कितने बजे? 6:30 बजे। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं एक और वाक्य से, सी केम इनटू द रूम। सी केम इनटू द रूम। क्लियर है? तो यहाँ पर ये रूम जो है ये नाउन है
और इनटू जो है ये हमारा प्रीपोजिशन है, और ये सी जो है ये हमारा प्रोनाउन है। तो इस इनटू ने बताया कि सी जो है कमरे में गई, और गति, इसमें दो चीज़ है इनटू में या भीतर, ये इसका अर्थ हुआ। और एक और चीज़ बता रहा है गतिशील अवस्था। जब भी कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करेगा तो उसके बॉडी में गति रहेगा। तो भीतरी अवस्था और गति की अवस्था दोनों को बताने के लिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया गया है। क्लियर है। और इस तरह से हम लोग ये भी जान गए कि प्रीपोजिशन जो है वो ऑन है, एट है, इनटू है, और ये सब संबंध बताते हैं। और ये सभी प्रीपोजिशन हमारे नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। आगे चलकर पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन जो है वो वर्ब के साथ भी आता है और उसे फ्रेजल वर्ब बना देता है। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल के आधार पर अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डेफिनेशन, कि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है ना। तो ये डेफिनेशन हो गया आपको। A preposition is a word. A preposition is a word which comes जो आते हैं before a noun or pronoun, before a noun or pronoun, and shows its relation with another noun or pronoun came in the sentence. क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये डेफिनेशन भी देखा, और ये डेफिनेशन बताता भी है कि प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है, ये आता कहाँ है, नाउन और प्रोनाउन के पहले, और दिखाता है, दर्शाता है, क्या दर्शाता है, रिलेशन। ये जरूरी था, यही रिलेशन दिखाता है किसके साथ, दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ जो आए हुए रहते हैं वाक्य में। क्लियर। तो हमने ये देखा कि प्रीपोजिशन क्या है, एग्जाम्पल में देखा, सेंटेंस में देखा, डेफिनेशन में देखा, और अब हम लोग इसका थोड़ा सा स्टोर देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टोर। तो स्टोर भी हमको काफ़ी मदद करता है किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में। क्लियर। और उसके महत्व को भी दर्शाता है। तो अब हमारे पास इसका स्टोर है, ऑन, इन, टू, फॉर, विद, बाई, इनटू, ये एक स्टोर हुआ, बिफोर, बिसाइड, बिसाइड्स, अंडर, विदाउट, बिहाइंड। गौर करेंगे ये सिलेबल, वन सिलेबल का, ये टू सिलेबल का है। बिफोर ये एक बार में उच्चारित हो रहा है, ये दो बार में उच्चारित, अंडर, बी साइड्स। ठीक है। अब हम लोग देख सकते हैं एक और भी तीन शब्द का भी हमारा प्रीपोजिशन हो सकता है, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। और हमने अपनी क्या देखा कि एक, दो और ये तीन शब्द का मिलकर प्रीपोजिशन बना
ये भी देखेंगे इन फ्रंट ऑफ, ये भी 3 शब्दों के मेल से एक प्रीपोजिशन बना है। तो 1 सिलेबल, 2 सिलेबल और यहाँ देखें तो मोर देन 2 सिलेबल। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स जो है एटसेट्रा लगभग इसकी संख्या 60 या उससे अधिक है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और ये स्टोर भी हमको प्रीपोजिशन को समझने में बहुत मदद करेगा, डेफिनेशन को समझने में, एग्जाम्पल को समझने में। और हम जानते हैं जहाँ तक कि जिस तरह से वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से अधिकांश वाक्य प्रीपोजिशन के बगैर भी नहीं हो सकते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ये बात अलग है कि हम प्रीपोजिशन का प्रयोग ना करके अपना काम चला लें, ये अलग की बात है, लेकिन प्रीपोजिशन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। लैंग्वेज बिल्डिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है, इसे सीखना है और ये सभी चीज़ हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एक करके सिखा रहे हैं। और एक बृहद रूप में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हमारा एक वीडियो होगा जिसे आप लोग देखें और उसका आनंद उठाएं और अपने अंग्रेजी को अच्छा करें। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस प्रकार से अभी हम लोगों ने कंजक्शन को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। एडवर्ब, प्रीपोजिशन और अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंजक्शन। ठीक है, तो कंजक्शन जो है वो देखेंगे कंजक्शन क्या है। व्हाट आर कंजक्शंस, अभी हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, व्हाट आर कंजक्शंस। तो कंजक्शंस क्या है, गौर करेंगे। कन, CON, कन मीन्स होता है टुगेदर, TOGETHER, यानी कि एक साथ, एक साथ में। क्लियर है, एक साथ में। और जंक्शन मतलब होता है ज्वाइनिंग। जंक्शन मतलब क्या होता है आपका, ज्वाइनिंग, JOINING, ज्वाइनिंग यानी कि जोड़ना। क्या हो गया ये, जोड़ना। तो इस प्रकार हमने कंजक्शन को क्या देखा, ज्वाइनिंग टुगेदर यानी कि जोड़ना एक साथ, जोड़ना एक साथ। भाई ये जोड़ता किसको है, अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जोड़ता किसको है। ठीक है ना, तो गौर करते हैं एग्जाम्पल से। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ये एक सेंटेंस है। राम और श्याम क्या है, दोस्त हैं। यहाँ राम एक वर्ड है, क्या है, एक वर्ड है। यहाँ श्याम भी क्या है, एक वर्ड है। क्लियर है। और इस वर्ड को और इस वर्ड से कौन जोड़ रहा है, एंड, तो यही तो कंजक्शन है, यही क्या है, कंजक्शन है। गौर करेंगे कि यहाँ एक शब्द ये और दूसरा शब्द ये, इन दोनों शब्दों को कौन जोड़ रहा है, एंड, इसलिए एंड क्या हो गया, कंजक्शन। तो कंजक्शन जो है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है। क्लियर है। एक और देखते हैं। राम इज अ पुअर बॉय, राम इज अ पुअर बॉय, राम इज ए पुअर बॉय, but he is honest, he is honest। क्लियर है। तो यहाँ हम गौर करते हैं कि राम इज ए पुअर बॉय, ये एक सेंटेंस है। क्या है, एक सेंटेंस है। और ही इज ऑनेस्ट, ये भी एक सेंटेंस है। क्लियर है। तो इन दोनों सेंटेंस को ये बट जो है क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो एक सेंटेंस ये और दूसरा सेंटेंस ये, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है कौन, बट। तो इसलिए ये बट क्या हो गया, कंजक्शन। अभी हमने फर्स्ट वाक्य में देखा, फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि ये वर्ड्स को जोड़ रहा है, और सेकंड वाक्य में देखा कि हमने क्या देखा, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो इस प्रकार से कंजक्शन एक वर्ड है जो दो शब्दों को जोड़ता है या फिर दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। अ कंजक्शन इज अ वर्ड ज्वाइनिंग टू वर्ड्स और
सेंटेंसेस टुगेदर। तो अब हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं इसका। A conjunction is a word which joins two words or sentences together। क्लियर है? तो हमने क्या देखा कि ये कंजक्शन क्या है? वर्ड है जो जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो शब्दों को जोड़ता है, या किसको जोड़ता है? दो वाक्य को जोड़ता है, और एक साथ जोड़ता है। एक साथ दोनों को एक कर देता है, जोड़कर एक कर देता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से कंजक्शन हमारा क्या है? एक शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। कन मीन्स टुगेदर, जंक्शन मीन्स ज्वाइनिंग, यानी कि कंजक्शन जो है वो जोड़ता है एक साथ दो शब्दों को, दो वाक्यों को। तो इस प्रकार से हम अभी ये कंजक्शन जाने, और अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो देखेंगे आपका इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन ठीक है ना? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा आखिरी पार्ट है, वो है हमारा 8। ठीक है? इंटरजेक्शन, इंटर मतलब आंतरिक, जेक्शन मतलब होता है इंजेक्ट करना। क्लियर है ना? तो हमारी आत्मा को जो छू ले, मन को जो छू ले, उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है, प्रबल शब्द है, जो हमारे क्या करता है? दुख और सुख, हर्ष और उल्लास को व्यक्त करता है इंटरजेक्शन। क्लियर? तो इंटरजेक्शन जो है वो हमारे सुख दुख और स्ट्रॉन्ग फीलिंग, क्या है ये? जैसे हा हा, एग्जाम्पल से देखते हैं। हा हा, वी won the match, we won the match। क्लियर है? यहाँ पर खुशी इजहार कर रहा है। ये हाहा जो है वो हमारी खुशी को बता रहा है। क्या बता रहा है? खुशी, कि हा हम लोग मैच जीत गए। तो ये हमारा क्या है? इंटरजेक्शन है। हा। अलाश, गांधी जी इज नो मोर। यहां हमने क्या देखा? दुख, गांधी जी जीवित नहीं है, यानी मर गए। तो यहां पर अलाश जो है ये हमारे शौर्य को व्यक्त करता है। यही इंटरजेक्शन है। क्लियर है ना? ये क्या है हमारा? ये इंटरजेक्शन है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि दुख और सुख को व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड, यानी कि इंटरजेक्शन वो है जो हमारे मन के प्रबल भावनाओं को, हमारे हृदय के प्रबल भावनाओं को व्यक्त करने में उसका उपयोग किया जाए। ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस our strong feeling of the heart and mind।
एंड माइंड। क्लियर है? हमने क्या देखा कि इंटरजेक्शन एक वर्ड है जिसका इस्तेमाल करते हैं व्यक्त करने में, क्या व्यक्त करने में? ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है ना? ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग। और यह स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है? ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है जैसे अपना हैप्पीनेस। क्या है ये? हैप्पीनेस है, हा हा। ठीक है ना? हैप्पीनेस। और यहाँ क्या है? सॉरो। यहाँ क्या है? सॉरो। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग में यही हमारा आता है, हैप्पीनेस और सॉरो। ठीक है ना? तो इंटरजेक्शन हमारा ये हुआ। और इसका भी एक स्टोर हो सकता है, हा हा, अलास, फाई फाई, हुर्रे। उसी तरह से है हेलो। ये सभी वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन के हैं और इनका प्रयोग हम सुख और दुख को व्यक्त करने में करते हैं और इससे हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड एंड हार्ट का होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 4 रेस्ट हमारे थे, इसे वीडियो पार्ट 2 में रखे हम लोग। और आशा करते हैं, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, more helpful for you, and you will subscribe it, share and like it. Thanks.